हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अप स्कूल में। अगर आप हमारे साथ अब तक बने हुए हो तो आपने देखा होगा कि मैथ की 2 वीडियोस आ चुकी हैं और क्लास 10 की एसएसटी हमने सिविक्स स्टार्ट की हुई है, जिसकी 2 वीडियो पावर शेयरिंग के चैप्टर की हमारे साथ हो चुकी है। तीसरी वीडियो आप मेरे पीछे देख रहे हो, हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं आपकी। और पुरानी वीडियोस में हमने बेल्जियम की बात की है और श्रीलंका की बात की है। श्रीलंका में क्या क्या दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी थी, सिंगालाज किस तरह से तमिल्स को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे और मेजोरिटेरियनिज्म आखिर होता क्या और कौन सी पॉलिसीज है वो इंप्लीमेंट हो रखा था श्रीलंका में। इससे अगली बात आज हम आपके साथ करें। हाँ जी, अरेंजमेंट इन बेल्जियम। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या देखा था। बेल्जियम की कहानी हो चुकी थी, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन हो चुका था। बेल्जियम के अलावा श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन हो चुका था। हमने देखा था कि श्रीलंका में किस तरह से सिंगाला, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू तमिल्स, उन्होंने सारी की सारी मेजोरिटेरिस्टिक पॉलिसीज अपनानी शुरू कर दी थी और उसके बाद तमिल पे उनका क्या फर्क पड़ता है और तमिल किस तरह से रिएक्ट करना शुरू करते हैं, ये सारी की सारी बातें हमने खत्म कर ली थी। लेकिन हमने अपनी बेल्जियम की कहानी को होल्ड पे डाला हुआ था कि भाई श्रीलंका में सिंघालाज ने पावर शेयर नहीं किया, उन्होंने सारी पावर को अपने पास कंसंट्रेट करके रखा और बिल्कुल अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर रखी, पावर शेयर करने को साफ साफ मना कर दिया। जिसका रिजल्ट हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर होता है, जो कि हमने ईयर याद किया था 2009 में जाके वो चीजें खत्म होती हैं। लेकिन बेल्जियम क्या इसी रास्ते पे जाएगा? बेल्जियम कुछ अलग करेगा। बेल्जियम ने किया पावर शेयर और हम देखेंगे इस कहानी के जरिए कि पावर शेयरिंग किस तरह से बेनिफिशियल होता है किसी भी देश के लिए। जहां एक तरफ श्रीलंका सिविल वॉर की तरफ जाता है, देश में पार्टीशन की डिमांड होती है। पार्टीशन बोले तो पहले बोला था ना, इंडिपेंडेंट तमिल एलम चाहिए किसको? तमिलियंस को। क्यों? क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, सारी पॉलिसी सिंगालास को फेवर कर रही थी, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो रिलीजन हो। हम देखते हैं बेल्जियम में किस तरह से अलग तरीके से डील करता है इस इशू के साथ। देखो, 5 हेडिंग तुम्हें आपके सामने दिख रही है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कैपिटल गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। मोटे मोटी सी बातें जान लो। अगर मैं अपने देश की बात करूं, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को आप आसानी से पहचान सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी? दिल्ली में बैठती है, मोदी जी वाली है ना, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और सारे देश के लिए वो रूल वगैरह बनाता है। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन फिर अलग अलग स्टेट होते हैं, 29-30 स्टेट, 28-29 स्टेट आपके देश में है। यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। इनमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं, जहां पे एक चीफ मिनिस्टर होता है और अपने पर्टिकुलर स्टेट को देख रहा होता है। तो समहाउ तुम कह सकते हो कि ये भी तो एक पावर शेयर का मॉडल ही होता है कि भाई एक तो देश को पूरे संभाल ले, एक स्टेट को संभाल ले। तो सारी की सारी पावर सेंटर के पास नहीं है, कुछ सेंटर के पास है, कुछ स्टेट के पास है। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं की बात करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बनी। फिर कैपिटल का नाम क्या था? ब्रुसेल्स। अगर तुम्हें याद आ रहा हो, थोड़ी सी रिवीजन देखो, ब्रुसेल्स की कहानी बिल्कुल अलग थी बेल्जियम के मुकाबले। बेल्जियम में जो डच थे वो मेजोरिटी में थे, लेकिन कैपिटल के अंदर वो माइनॉरिटी में थे, 20% थे केवल, है ना जी। और लास्ट में देखेंगे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है। ये बिल्कुल एक अलग किस्म की गवर्नमेंट थी जो कि बाकियों के मुकाबले बिल्कुल ही अलग थी। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। देखो मेरी बात, आप सबसे पहले बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की। और देखो 4 पॉइंट तुम्हारे सामने बन रहे हैं, लॉन्ग का कंटेंट है, कोशिश करेंगे 5वां पॉइंट बनाने की। तुम्हें शुरुआत में बताया था कि लॉन्ग के अंदर 5 पॉइंट लिखने होते हैं, तो किसी एक हेडिंग के अंदर 2 पॉइंट आएंगे, तो वैसे कवर करके 5 पॉइंट अपने को निकाल लें। ठीक, देखो जरा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 2 पॉइंट बनाएंगे, ए और दूसरा बना लेंगे बी। सेंट्रल गवर्नमेंट के हमने पहले से देखा था कि भाई देश के अंदर कौन ज्यादा थे? डच की पॉपुलेशन ज्यादा थी और जो आपके फ्रेंच थे उनकी पॉपुलेशन कम थी। अब ऐसे में आइडियली अगर पावर शेयर हम नहीं कर रहे होते तो डच वाले बोलते कि हमको क्या फर्क पड़ता है भाई, हम लोग ज्यादा हैं, अगर इलेक्शन होगा हमारे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव चुन के आने वाले हैं और हम अपने हिसाब से पॉलिसी बनाने वाले हैं। लेकिन डच ने यहाँ पे ऐसा नहीं किया, उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, हम ज्यादा हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपकी गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट के अंदर जो भी आपके डच रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सही बोलूं तो जो आपके डच मिनिस्टर्स होंगे और जो आपके फ्रेंच मिनिस्टर्स होंगे, उनका नंबर बिल्कुल बराबर रहने वाला है। मतलब डच मिनिस्टर्स और फ्रेंच मिनिस्टर का नंबर बराबर होगा। कायदे से तो डच के ज्यादा होने चाहिए थे ना, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन इन्होंने डच ने कॉम्प्रोमाइज किया यहाँ पे। इन्होंने बोला कि नहीं यार, क्योंकि अगर डच अपने ज्यादा बनाते तो फ्रेंच के मन में वही बात आती ना, एलियनेशन की, जो तमिल के मन में आई थी। इस चीज से बचने के लिए डच ने बोला कि अपन लोग पावर शेयर करेंगे, भले ही हमारी नंबर ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, बावजूद इसके हम डच मिनिस्टर फ्रेंच मिनिस्टर्स के इक्वल नंबर में ही रखेंगे। दूसरी बात देख लो। अब देखो दिक्कत क्या है, कुछ होते हैं आपके इंपॉर्टेंट इश्यूज।
अब देखो इंपॉर्टेंट इशू मान के चलोगे, जैसे देश में पार्लियामेंट होगा तो कैसे काम करेगा, देश में एजुकेशन होगी तो कैसे काम होगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोनों कम्युनिटी के लिए। उन इश्यूज पे अब जरा गौर करो। मान के चलो देश के अंदर, मैं एग्जांपल देके बताता हूं, इसी को पकड़ लो, इसको मिटा देंगे बाद में। मान के चलो कुल मिला के देश के अंदर 20 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। अगर 20 मिनिस्टर से आधे जिस बात को बोल देंगे वो चीज हो जाएगी। सिंपल फंडा होता है कि भाई अगर 10 लोग हैं जिस चीज को 6 बोलेंगे वो काम हो जाएगा, 4 वालों का काम नहीं होता है। ऐसी बेसिक वोटिंग होती है। तो अगर मान के चलो 10 है, अब दोनों के बराबर मिनिस्टर होंगे। मान के चलो 10 आपके हैं डच के मिनिस्टर, 10 है आपके किसके, फ्रेंच के मिनिस्टर। इमेजिन करो डच वालों को लगता है कि यार अपना काम हम अपने फेवर में सारी की सारी पॉलिसीज बना लेते हैं, तो अपने को क्या चाहिए, 11वां आदमी तो चाहिए बस। इधर 11 हो जाएंगे, इधर 9 हो जाएंगे। तो डच वाले आसानी से कह सकते हैं कि भाई इस वाले को, किसी एक आदमी को हम कुछ ग्रीड वीड में फंसा लेते हैं कि भाई एक आदमी को इधर कर लेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ डॉलर वॉलर कुछ दे देंगे, उसे लालच वगैरह कुछ दे देंगे, कुछ पोस्ट वगैरह दे देंगे और अपना काम हो जाएगा। इमेजिन अगर 2 लोग इधर आ जाएं, इधर 12 हो जाएंगे, इधर 8 बज जाएंगे। या फिर उल्टा सिनेरियो देख लो, जो फ्रेंच वाले वो डच वाले को पटा लें, इधर 12 आदमी हो जाएंगे, इधर 8 आदमी हो जाएंगे, इधर ज्यादा इधर कम, तो सारी पॉलिसी किसके हिसाब से बनने लगेंगी, फ्रेंच के हिसाब से, जबकि दोनों का मिनिस्टर इक्वल है। अब तुम खुद देखो इस चीज में कितनी पॉसिबिलिटी है कि पावर शेयरिंग का कंसेप्ट फिर से फेल हो जाए और सारी पॉलिसी एक कम्युनिटी के फेवर में बननी शुरू हो जाए। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, इस चीज से बचने के लिए उन्होंने एक नया एकदम बिल्कुल से डिफरेंट सा स्टेप उठाया। उन्होंने बोला कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उस पे चाहिए भाई साहब क्या, इंडिविजुअल मेजॉरिटी। मतलब क्या कि भाई डच के मिनिस्टर मान के चलो अगर 10 हैं, ये वाले हैं डच के आपके, और ये हैं आपके फ्रेंच के 10, तो कुल 11 वो लोगों का समर्थन चाहिए, 11 लोगों का सपोर्ट चाहिए। लेकिन 11 लोग तो चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली भी दोनों ग्रुप की अलग अलग मेजोरिटी चाहिए। जैसे 10 में से मेजोरिटी कितनी होती है, 6 नंबर की, आधे से एक ज्यादा। 6 लोग यहां से उस बात को हाँ बोले, 6 लोग यहां से उस बात को हाँ बोले, कुल मिला के 12 लोग हो जाएंगे, जो कि 20 का 12 होता है, मेजोरिटी ही होती है। इस तरीके से अगर 12 लोग बोलेंगे तो ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पास होंगे, जो इंपॉर्टेंट आपके कानून होंगे तब जाके वो पास होंगे। इस तरीके से दोनों स्टेप उठाए जिसके जरिए किसी भी एक ग्रुप की मेजॉरिटी या किसी एक ग्रुप की सुपीरियरिटी उस देश में ना होने पाए सारी पॉलिसीज के मामले में। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 पॉइंट याद रखेंगे। अगर तुम्हें समरी करके बताऊं बस इतना याद रखो, डच और फ्रेंच मिनिस्टर बराबर होंगे और इंपॉर्टेंट इश्यूज पे इंडिविजुअल मेजॉरिटी अपने को चाहिए। सिंपल, खत्म बात, इसके फालतू कुछ नहीं करना अपने को। आगे देखो, अगला स्टेट गवर्नमेंट्स होती थी। अलग अलग स्टेट में हमने देखा, इसमें भी 2 पॉइंट याद करेंगे। अलग अलग स्टेट में हमने देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी, अच्छा मैं अगर इंडिया की बात करूं, जरा देखो इस बात को, तो जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स को ऑर्डर दे सकते हैं? हाँ, कुछ मामलों में दे सकते हैं, लेकिन आम तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के काम अलग अलग बटे हुए होते हैं। जैसे बटे हुए मान के चलो क्या, अगर आर्मी का काम करना है तो प्राइम मिनिस्टर की ही डिसीजन लिए जाते हैं, अगर पुलिस को कुछ काम करना है तो चीफ मिनिस्टर के ही डिसीजन कुछ लिए जाते हैं। मान के चलो बस चलानी है, रोडवेज, तो बस का काम चीफ मिनिस्टर का ही होता है। ट्रेन चलानी है तो ट्रेन का काम प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। इस तरीके से दोनों के काम बटे हुए हैं, ये अपना काम करता है, ये अपना काम करता है, और एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। कायदे में पावर शेयरिंग का बढ़िया मीडियम है कि ये अपना काम करता है, ये अपना काम करती है, पावर शेयर्ड है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर देके चीफ मिनिस्टर से कुछ भी करा सकता है, तो क्या चीफ मिनिस्टर के पास अपनी कोई पावर है? नहीं, वो तो एक ऑफिसर हो गया ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, जिससे काम आसान हो जाए। बस काम तो फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होने वाला है, वहां पे आइडियली पावर शेयर नहीं होती। बेल्जियम में अब तक ऐसा ही होता था। क्या होता था? बेल्जियम में जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती थी, स्टेट गवर्नमेंट, एसजी स्टेट गवर्नमेंट, ये हुआ करती थी सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट किसकी? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की। यानी कि इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सब ऑर्डिनेट। स्टेट गवर्नमेंट सब ऑर्डिनेट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो यहां पे पावर शेयरिंग का हिसाब तो नहीं था। अब इन्होंने बोला, जब इन्होंने नया सिस्टम लिखा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का, इन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सब ऑर्डिनेट नहीं होने वाली है। पहले सब ऑर्डिनेट होती थी, अब सब ऑर्डिनेट नहीं होगी, ये अपना काम करेगी, ये अपना काम करेगी, पावर शेयर हो चुकी है। अगली बात देखो, स्टेट गवर्नमेंट में अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा ताकत होती थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम ताकत होती थी, तो उन्होंने एक काम और करा, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है इससे कुछ पावर ले ली, पावर ले ली, और ये पावर लेके फिर दे किसको दी? स्टेट गवर्नमेंट को।
जैसे मान के चलो मैं तुम्हें अभी बताऊं कि मैंने तुम्हें ट्रेन का और बस का एग्जांपल दिया था, बस कौन संभालता है? स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। ट्रेन कौन संभालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। ऐसी बैंकिंग के जो काम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। करेंसी पूरे देश में कैसे चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। छोटे मोटे काम स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। अब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम संभालती थी वो काम लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए, ताकि दोनों गवर्नमेंट के पास बैलेंस में पावर रहे, दोनों के पास लगभग बराबर पावर है, ना ये ज्यादा रहे नहीं ज्यादा रहे, डिसबैलेंस ना हो, पावर शेयर बढ़िया तरीके से हो। समझ गए मेरी बात? तो पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट में हमने देख लिया बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 स्टेप उठाए, डच मिनिस्टर फ्रेंच मिनिस्टर बराबर रहेंगे, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे इंडिविजुअल मेजॉरिटी चाहिए, 2 काम हो गए। स्टेट गवर्नमेंट में 2 काम करे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पावर दे दी जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके कुछ ना कुछ, ताकि स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी आपकी ज्यादा पावरफुल हो पाए। सिंपल बात हो गई। आगे बढ़ जाओ, कैपिटल गवर्नमेंट की बात करते हैं। कैपिटल थी आपकी कहां पे? ब्रुसेल्स में। अब जो ब्रुसेल्स की कहानी है वो तो बिल्कुल डिफरेंट थी, अपने को पता है। वहां का एथनिक कंपोजिशन तो बिल्कुल अलग था। वहां पे 80% जो लोग थे आपके वो फ्रेंच कम्युनिटी से आते थे, और जो आपके 20% लोग थे वो आपके डच कम्युनिटी से आते थे। बिल्कुल उल्टा सीन है। देश के अंदर डच ज्यादा थे, कैपिटल के अंदर फ्रेंच ज्यादा है। तो भाई फ्रेंच को यहां लगा, देश के अंदर जब समर्थन लिया गया था तो डच ज्यादा थे, फिर भी फ्रेंच वालों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। यहाँ पे डच वालों ने अपना बड़ा दिल दिखाया, तो यहाँ पे फ्रेंच वालों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे फ्रेंच वाले मान गए। इन्होंने बोला यहाँ पे भी भाई साहब दोनों रिप्रेजेंटेटिव बराबर रहेंगे। डच जो लोग हैं और जो फ्रेंच पीपल यहाँ से चुन के जाएंगे, जो इलेक्शन यहाँ पे होंगे, उसमें दोनों बराबर नंबर में रहने वाले हैं। वहां पे अपना डच ने बड़ा दिल दिखा दिया था, यहाँ पे फ्रेंच जो है वो बड़ा दिल दिखा के इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ब्रुसेल्स में भी शांति हो जाती है। अगली होती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको समझो, कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या मतलब हो गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, कम्युनिटी मतलब होता है समाज। तुम जरा गौर करो श्रीलंका वाली कहानी पे। अब तक पावर अरेंजमेंट का सिंपल पावर अरेंजमेंट के जो मोशन चल रहे हैं, या इस नोशन को पूरा सिंपल तरीके से समझ गए हम, लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। भाई हर देश में स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और कैपिटल गवर्नमेंट भी होती ही होती है। लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट एक डिफरेंट तरीके की गवर्नमेंट है। अगर मैं तुम्हें श्रीलंका का एग्जांपल देके बताऊं, तो जो श्रीलंका वाली बात थी वहां पे देखो, तमिल्स को सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? यार हमारे रिलीजन को ये तो इक्वालिटी नहीं दे रहे, मतलब रिलीजन मतलब हमारे कल्चर को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। जो एजुकेशन है, एजुकेशन भी हमें दूसरे की लैंग्वेज में पढ़नी पड़ रही है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी सिंघाली बनती जा रही है, हमारे लैंग्वेज को भी प्रेफर नहीं करते हैं लोग। तो अपने जो कल्चरल इश्यूज होते हैं कम्युनिटी के, उसको लेके कोई भी आदमी बहुत संजीदा होता है। जैसे तुम देखो हमारे यहाँ इंडिया में क्या रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट इशू नहीं होता? हमारा कल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू नहीं होता? अब हम नॉर्थ में रहते हैं तो नॉर्थ में इतना डिफरेंसेस होती नहीं लैंग्वेज के मामले में, लेकिन अगर आप थोड़ी कहानियां पढ़ना चाहो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां होती है। साउथ में आप देखोगे मलयालम, तमिल, तेलुगु, ये जो छोटे छोटे स्टेट होते हैं, हालांकि साइज में तो बड़े हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो इन लोगों में लैंग्वेज के नाम पे साउथ के स्टेट में कई बार झगड़े होते दिखते हैं कि ये वाली लैंग्वेज बढ़िया, ये वो वाली लैंग्वेज बढ़िया। हाल फिलहाल में अगर तुम गौर करोगे, महाराष्ट्र वाली कहानी याद आ रही है। महाराष्ट्र में जो मराठी लैंग्वेज होती थी उसके ऊपर कैसे जो नॉर्थ से लोग आते हैं उनमें फिर आपकी देखते हो दिक्कतें वहां पे निकल के आती हैं। तो साउथ में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही पूरे यूरोप में भी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो इन्होंने कहा यार इसके लिए तो कुछ अलग अरेंजमेंट अपने को करना पड़ेगा। अलग अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लेते हैं। इसने बोला भाई साहब कम्युनिटी गवर्नमेंट पूरे देश में कुछ नहीं करेगी, बस 3 मामले इसको दे दो, ठीक है, जो कल्चर से जुड़े हुए हैं। क्या? एक तो दे दिया भाई साहब इसको लैंग्वेज का मामला, कि भाई अगर लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कुछ भी इश्यूज आता है, कुछ लॉ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भाई तू संभाल, ठीक है, तू देखियो किस देश में क्या करना है, कैसे करना है। इसके अलावा साथ के साथ इसे दे दिया भाई साहब एजुकेशन का मामला, कि एजुकेशन को भी तू देख, ठीक, और साथ में इसको दे दिया भाई साहब आपके कल्चर का मामला। अगर कल्चर से जुड़ा कुछ काम हो रहा है, एजुकेशन से जुड़ा कुछ काम हो रहा है, लैंग्वेज से जुड़ा कुछ काम हो रहा है, तो वो सलाह लेगी कम्युनिटी गवर्नमेंट। चलो, अब इतने इंपॉर्टेंट इशू अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट को दे दिए तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में चुन के कौन आदमी आएगा? तो एक पॉइंट तो बना लो इसका, ये बन गया तुम्हारा ए। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट में लोग कौन होते थे, पार्टिसिपेट कौन कौन करता था? तो जो हमारे तीनों लिंग्विस्टिक ग्रुप थे। अब कहोगे 3 कहां से आ गए? जरा याद करो भाई, डच रहते थे, ठीक है जी, कितने परसेंट? 59%। फ्रेंच रहते थे 40%, 1% तो बच गए थे, वो कौन थे? जर्मन। तो इन्होंने बोला कि भाई अपने को नहीं पता कि कौन 1% है कौन 2% है, सबके साथ पावर शेयर करनी है। इमेजिन करके देखो, कोई देश में 1% पॉपुलेशन है, अगर सिंपल इलेक्शन होता है, वोटिंग वगैरह होती है, तो क्या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएगा? कभी नहीं चुन के आएगा। 1% तो पॉपुलेशन बहुत कम होती है। ऐसे में
अगर यहाँ पे फ्रेंच और डच में ही सारी चीजें बंटती जा रही हैं तो जर्मन को ऐसा लग सकता नहीं यार मुझे तो कोई पावर मिली नहीं है, मैं तो अकेला रह गया हूँ, मेरे मन में एलियनेशन आ सकता है। इन्होंने बोला नहीं भाई, किसी के मन में एलियनेशन नहीं आने देंगे, सबकी लैंग्वेज, सबकी कल्चर, सब कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे जो भी मेंबर चुन के आएंगे उनमें डच के रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे, इनमें आपके फ्रेंच के रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे और इनमें आपके जो जर्मन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। तीनों लिंग्विस्टिक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अरेंजमेंट इन बेल्जियम, अगर तुमसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्ग के हिसाब से कि पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट था बेल्जियम का बड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो तुम्हें दिख रही है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के दो अलग अलग हिसाब बना रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग हिसाब बना रखे हैं, कैपिटल गवर्नमेंट का तो सिस्टम ही पूरा अलग हो गया है, और कमिटी गवर्नमेंट तो आज तक कभी सुनी नहीं है। तो हाँ कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्या दिक्कत वाली बात है। इन्हीं में से आप कोई से 5 बातें हेडिंग बना के करना चाहो हेडिंग बना के कर लो, लेकिन हेडिंग 4 बनेगी, 4 हेडिंग बनेगी तो भी इसमें कोई समस्या नहीं है। आइडियली 5 बननी चाहिए, लेकिन अगर आपका कंटेंट कवर हो रहा है, आपने वो 100-120 वर्ड लिख दिए तो लॉन्ग में काम चल जाएगा। और अगर आपने हेडिंग नहीं बनानी, पॉइंट्स बनाने, तो इससे सुंदर क्या बात होगी, 1 पॉइंट बन जाएगा, 2 पॉइंट बन जाएगा, 3 पॉइंट बन जाएगा, 4 पॉइंट बन जाएगा, 5 बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे। बहुत सारे पॉइंट आप बना सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। इसमें से कोई से 5 पॉइंट याद हो जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो एक बार अगर मैं रिवीजन कर रहा हूं बिल्कुल शॉर्ट में, याद क्या रखना होता है, इतना सारा कंटेंट याद थोड़ी रखना है, ये तो जो पॉइंट बनाएंगे तब लिख देंगे। ठीक है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बस 2 पॉइंट है, डच और फ्रेंच मिनिस्टर बराबर नंबर में, खत्म होगी बात। दूसरा सेंटर का पॉइंट क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसमें इंडिविजुअल मेजोरिटी अपने को चाहिए, ये भी इंडिविजुअल मेजोरिटी। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की बात आ जाओ, स्टेट गवर्नमेंट में फिर से 2 पॉइंट आ जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट में कौन से 2 पॉइंट है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, साथ के साथ कुछ पावर ले लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, दे देंगे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, खत्म होगी बात। अगला आ जाओ कैपिटल गवर्नमेंट में आ जाओ। आइडियली कैपिटल गवर्नमेंट से पहले आप कम्युनिटी गवर्नमेंट याद रखा करो, क्योंकि फिर याद रहेगा हर हेडिंग में 2 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, फिर यहाँ 2 पॉइंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट किस किस इश्यूज को संभालती थी, लैंग्वेज, कल्चर और आपका दिख रहा होगा आपको एजुकेशन, 3 मामले संभालती थी। और दूसरा पॉइंट इसका क्या बनेगा, 3 ही लिंग्विस्टिक ग्रुप का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन था, जैसे जर्मन, डच और फ्रेंच। और आखिरी आप हेडिंग बनाओ कैपिटल गवर्नमेंट की, सिंपल लिखो, इसमें 2 बात लिख सकते हो कि क्योंकि ब्रुसेल्स में आपने देखा था कि जो आपका मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कॉम्बिनेशन था वो कंट्री के मुकाबले डिफरेंट था, वहां पे कोई और मेजोरिटी में था, यहाँ पे कोई और मेजोरिटी में था। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, पहले पॉइंट तो ये बनाओ। दूसरा पॉइंट बनाओ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, कैपिटल ब्रुसेल्स में फ्रेंच जो लोग होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट आपका कर लेते हैं। इतनी सी बात है और इस तरीके से आपका अरेंजमेंट इन बेल्जियम वाली चीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो हमने कुल मिला के बात देखी कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो सिस्टम था पावर शेयरिंग का, श्रीलंका ने क्या रास्ता चुना, बेल्जियम ने क्या रास्ता चुना, एक ने पावर शेयरिंग की, एक ने पावर शेयरिंग नहीं की, और किस तरह से अलग अलग चीजें वहां पे हुई दोनों देशों में। एक बात और सोच लो, अगर आपसे कई बार कंपेयर करने के लिए आता है तो हम यहाँ कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि भाई श्रीलंका क्या करता है, बेल्जियम आपका क्या करता है। इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है कि कंपेयर करो श्रीलंका को और बेल्जियम को, तो आप बहुत सारी बातें लिखोगे। क्या क्या लिखोगे, अब चलो मैं बोल के तुम्हें बताता हूँ। भाई श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन अलग लिख सकते हो, वहाँ पे कौन कौन लोग थे। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन अलग लिख सकते हो, वहाँ पे कौन कौन लोग थे। यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई इन्होंने पावर शेयरिंग नहीं किया, यहाँ पे लिख सकते हो इन्होंने पावर शेयर किया, यहाँ पे लिख सकते हो इन्होंने मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाई, इन्होंने पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट अपनाए, इन्होंने सिविल वॉर देखा, इन्होंने देखा कि देश में किस तरीके से पीस रहती है। गौर करो इस बात पे, तो दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। दूसरा, बेल्जियम में इतनी ज्यादा पीस हुई, इतनी ज्यादा शांति हुई, जैसे वहां पे सिविल वॉर हुआ था, तो एक बढ़िया क्वेश्चन आता है कि इस पीस का एग्जांपल ये भी है कि वहां पे एक एजेंसी होती है, एक यूनियन होती है जिसे हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन। इस यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर बना आगे जाके, वो हेडक्वार्टर भी आपका ब्रुसेल्स में बना। ये भी एक एग्जांपल है इस बात को दिखाने के लिए कि आपका ब्रुसेल्स कितना पीसफुल था, या आपका जो बेल्जियम था वो कितना ज्यादा पीसफुल था। ये भी आप चीज कर सकते हो। तो कुल मिला के आपने देख लिया कि श्रीलंका में क्या क्या हुआ, बेल्जियम में क्या क्या हुआ, अच्छा खासा कंपैरिजन आपको पता लग गया। आज की बात यहीं तक रखते हैं। जितनी कहानी हमने सीखी है, जितनी हमने स्टोरी सीखी है, इस स्टोरी पे बिल्टअप होगा अगली वीडियो में, जिसमें आप देखोगे वास्तव में पावर शेयरिंग के प्रैक्टिकल फायदे क्या क्या होते हैं। तो आज की कहानी इतनी, जितनी आपने सीखी समझी है, इसको लेके तो मेरे कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहो, और लगातार सीरीज चल रही है, लगातार वीडियो अपलोड होती है। अगर आप लगातार
देखते रहोगे, लगातार पढ़ते रहोगे, लगातार सीखते रहोगे, तो मुझे लगता नहीं किसी बाकी चीज की जरूरत आपको पड़ने वाली है। साथ के साथ चैप्टर पूरे होने वाला है, अगली वीडियो में चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी आपके असाइनमेंट हो सकती है, वर्कशीट हो सकती है, जिसमें आप सीख सको। मतलब आप समझो, आपने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद थीम आपने देख लिया है, हेडिंग आपको दिख गई है, लेकिन इसको आंसर में मैं कैसे लिखूं, वो चीज करने के लिए भी अगर आपको आइडियल आंसर चाहिए, मॉडल आंसर कैसे लिखे जाते हैं, चैप्टर को करने के बाद आंसर लिखने की भी हमें क्लास रखने वाले हैं, उसको भी देखेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप देख लो वर्कशीट कैसे डाउनलोड करनी है या असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करनी है। उसके लिए आपको अपस्कूल ऐप पे जाना पड़ेगा, वो आप काम कर लो और लगातार हमारे साथ जुड़े रहो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।